वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में और सेट के पार्टीशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन। तो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन क्या होता है कि मान लिया आपने लेट A and B belongs are integers and n belongs to n। आपके पास a और b है, वो दो इंटीजर है और n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। देन a is said to be congruent to b mod n if n divides a minus b and it is denoted as a congruent to b mod n। ये आपके पास है a एंड b आर इंटीजर्स, दो इंटीजर आपके पास, एक कोई भी नेचुरल नंबर है। तो जो a है उसको कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n बोलेंगे। अगर n है वो a माइनस b को डिवाइड करे और इसको हम डिनोट करेंगे a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन है कि दो इंटीजर है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब n है वो a माइनस b को डिवाइड करे। और हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल भी किया था कि 5 डिवाइड a माइनस b, और हमने ये चेक किया था कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो वहाँ पर n का मान है वो 5 था। इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि कॉन्ग्रुएंसी एज n इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z, ये आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, चेक कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले n डिवाइड्स 0, n है वो 0 को डिवाइड करता है। तो n डिवाइड a माइनस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। यहाँ से बोल सकते हैं कि a रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z का मतलब r इज रिफ्लेक्सिव। r है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट को ये डिवाइड कर रहा है। सेकेंड आपके पास कि इफ n डिवाइड्स a माइनस b, अगर n है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी इक्वल टू n इंटू के, वेयर k बिलोंग्स टू एक कोई भी इंटीजर होगा। तो अगर मैं इसको b माइनस a कर दूँ तो n इंटू माइनस के हो जाएगा। अगर k इंटीजर है तो माइनस का k भी एक इंटीजर ही होगा। इसका मतलब n है वो b माइनस a को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से b रिलेटेड टू a हो गया। तो अगर a रिलेटेड टू b ले रहे हैं तो b रिलेटेड टू a आ रहा है। तो r इज सिमेट्रिक, मतलब ये r का मतलब जो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है। इसी टाइप से अगर हम थर्ड की बात करें ट्रांजिटिव, तो मान लिया कि लेट a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, का मतलब कि n है वो a माइनस b को डिवाइड कर रहा है और n है वो b माइनस c को भी डिवाइड कर रहा है। n है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है एंड n है वो b माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो a माइनस बी है वो n इंटू के वन एंड b माइनस सी इक्वल टू n इंटू के टू, जहाँ पर के वन के टू आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये a माइनस सी इक्वल टू n इंटू के वन प्लस के टू। अब अगर दोनों इंटीजर है तो k1 प्लस k2 भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। इसका मतलब n डिवाइड्स a माइनस सी, a रिलेटेड टू c, r इज ट्रांजिटिव। तो r है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंसी है वो आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये हमने यहाँ से चेक कर लिया। ठीक है, तो अब कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ ये रखता है।
ठीक है। इसके बाद दे रखा है कि आपके पास कॉन्ग्रुएंसी अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सेट का पार्टीशन करेगा। कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। अगर आपके पास ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये इस सेट ऑफ इंटीजर का पार्टीशन कर देगा इन इक्विवेलेंस क्लासेस। is an equivalence relation on Z, then it partition Z into equivalence classes। ये आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस में इसका पार्टीशन कर देगा विचार। वो इक्विवेलेंस क्लासेस जो है वो आपके पास होगी 0, 1, 2 n माइनस 1। और लास्ट लेक्चर में हमने जब 5n का n इक्वल टू हमने 5 लिया था तब भी हमने देखा था कि 0, 1, 2, 3, 4 5 डिस्टिंक्ट या डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस बनी थी और उसके बाद रिपीटिशन शुरू हो गया था। तो अगर यहाँ पे n की बात कर रहे हैं तो 0 से लेके n-1 तक की इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी। उसके बाद जो एलिमेंट है वो या उसके बाद की जो क्लासेज है वो रिपीट करना शुरू कर देगी। या आप ये भी बोल सकते हो कि इफ A congruent to B mod n, A congruent to B mod n, और अगर B की वैल्यू आपके पास 0 से लेके n के बीच में है, 0 हो सकती है पर n से अगर कम है, then B is remainder when A is डिवाइडेड बाय n। a पर अगर हम n का डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास होगा b। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आपके पास अगर आप n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम n-1 हो सकता है। तो ये आपके पास a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n का मतलब है। इसके बाद यहाँ से ये भी आप लिख सकते हो कि n a इक्वल टू n के प्लस b, a इक्वल टू n के प्लस b और k बिलोंग्स टू n। ये क्यों होगा? क्योंकि n है वो a माइनस b को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से b का मान, चलो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखो कि a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है तो a है वो n के प्लस b होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि n के इक्वल टू a माइनस b हो गया तो n है वो a माइनस b को डिवाइड करेगा। तो रिवर्स आना था, अभी n है वो a माइनस b को डिवाइड करा है तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना सा आपके पास है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हम कॉन्ग्रुएंसी की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लासेस देख ली कौन कौन सी बनेगी। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी है वो किस किस टाइप की होगी। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू d mod n, then a plus minus c congruent to b plus minus d mod n। मतलब क्या है कि आप इसको जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा?
प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि अगर ये ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन है तो एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड करेगा और एन है वो सी माइनस डी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो a माइनस बी है वो n इंटू के वन हो जाएगा एंड c माइनस डी है वो n इंटू के टू हो जाएगा, जहाँ पे के वन के टू आपके पास है वो इंटीजर्स हैं। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये a प्लस सी माइनस बी माइनस डी इक्वल टू n इंटू के वन प्लस के टू। यहाँ से a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इक्वल टू n इंटू के वन प्लस के टू, जहाँ पे के वन प्लस के टू क्या होगा, एक इंटीजर ही है। अगर ये इंटीजर है तो ये कोई एक नंबर है तो एक टाइप से इसको कैपिटल ए मान लो, तो कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इक्वल टू n इंटू कोई भी एक नंबर k। तो एक टाइप से ये a माइनस बी इक्वल टू n इंटू के। तो यहाँ से n डिवाइड्स a माइनस बी, तो a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n, और a हमने इसको माना था तो a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मोड n, ये आपके पास आ गया। इसी टाइप से अगर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो भी आप चेक कर सकते हो, इसी प्रकार से होगा। ठीक है, आसान है बिल्कुल, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल की कोई चीज़ नहीं है। अगर बस आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखो। अब पूरी ग्रुप थ्योरी में हमें सिर्फ फोकस करना है डेफिनेशन पे। अगर आपने डेफिनेशन को सही से पकड़ लिया तो जो भी थ्योरम्स आती है या जो भी आप एग्जांपल देखोगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ डेफिनेशन में फोकस करो कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। बस यहाँ पे हमें तो डिवाइड का करना है, हम पहली दूसरी क्लास से जो पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइड कैसे करना है, तो सिर्फ हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, ए है वो ए माइनस बी को डिवाइड, सॉरी एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड करना चाहिए, तभी तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन है। तो हमें सिर्फ डिवाइड की कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में रखना है और पूरा कॉन्ग्रुएंसी पे उसको लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सेकंड है कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन देन के ए कॉन्ग्रुएंट टू के बी मोड एन, ये आपके पास होगा, जहाँ पे के है वो कोई भी एक इंटीजर है। तो देख सकते हो बिल्कुल आसान चीज़ है कि अगर ये आपको दे रखा है, इसका मतलब a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो a माइनस बी है वो आपके पास हम n इंटू कोई भी एक नंबर p मान लो, जहाँ पे p कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब a माइनस बी इक्वल टू n इंटू पी है और हमें ये लेके आना है। तो देखो दोनों साइड k से मल्टीप्लाई कर दो तो k a माइनस बी कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल टू n के पी, जहाँ पे k कोई इंटीजर है तो k इंटू पी भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ k a माइनस के बी इक्वल टू n इंटू के पी। इसका मतलब ये क्या है, इंटीजर मल्टीपल है n का, तो n है वो k a माइनस के बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब k a कॉन्ग्रुएंट टू के बी मोड n, ये आपके पास हो जाएगा। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि इफ के ए कॉन्ग्रुएंट टू के बी मोड एन हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन होगा। ये नहीं कर सकते हम, जहाँ पे के कोई भी एक इंटीजर है। अगर आपके पास के ए कॉन्ग्रुएंट टू के बी मोड एन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन होगा। जैसे मैं के का मान अगर जीरो ही ले लूँ, के का मान जीरो ले सकते हो आप, तो ए और बी चाहे कुछ भी रखो, जीरो कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड एन हमेशा वैलिड है। पर यहाँ पे वैलिड नहीं, आप जीरो को हटा नहीं सकते। दोनों साइड आप जीरो से ना तो गुणा कर सकते हो ना हटा सकते हो। ठीक है, जैसे इसका अगर एग्जांपल देखना है तो जैसे 5 इंटू टू कॉन्ग्रुएंट टू 5 इंटू 3 मोड 5, देख सकते हो ये कितना है 10, ये 15, तो 10 माइनस 15 माइनस 5, 5 इसको डिवाइड करेगा, बट दोनों साइड 5 को अगर हटा दो तो 2 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5, ऐसा नहीं होता है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। चेक कर सकते हो कि 5 है वो 2 माइनस 3 को डिवाइड नहीं करता है।
ठीक है, तो ये चीज़ वैलिड नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n है तो K से मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं कि K A कॉन्ग्रुएंट टू K B mod n है, पर अगर K A कॉन्ग्रुएंट टू K B mod n है तो हम A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n नहीं बोल सकते। ये आपके पास एग्जांपल रहा। या कोई भी और नंबर ले लो, यहाँ पे जैसे मान लो मोड 6 कर दें तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मोड 7 तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सारे नंबर हैं, आप किसी भी टाइप से इसको एडजस्ट करके एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो। और अगर हमें किसी चीज़ को गलत बताना हो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बहुत है। हमने बता दिया कि ऐसा नहीं होता, इसका मतलब हमें एक एग्जाम्पल देना है, हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप दोनों साइड से K को हटा नहीं सकते, पर एक चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आपके पास इफ K A कॉन्ग्रुएंट टू K B mod n है, देन A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n by D होगा, वेयर D इक्वल टू GCD ऑफ n एंड K, n और K की GCD है, उसके कॉन्ग्रुएंट ये जरूर होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट मोड n तो नहीं कर सकते, पर मोड n बाई डी कर सकते हैं, जहाँ पे d क्या है, इन दोनों का GCD होगा, ठीक है। यहाँ तक कैसे होगा वो भी देख सकते हो कि अगर ये मोड n हमें दिया हुआ है तो n डिवाइड के a माइनस के बी, यहाँ से बोल सकते हैं कि n डिवाइड्स k इंटू a माइनस बी। तो अब अगर दोनों साइड, अब d इक्वल टू GCD ऑफ n एंड k, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि n बाई डी डिवाइड्स a माइनस बी। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना, अगर जब भी आप डिवाइड की बात करते हो कि कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लो कि p है, p अगर a डॉट b को डिवाइड कर रहा है, या p m मान लेते हैं, p को क्या है कि ज़्यादातर प्राइम नंबर से लिख देते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो कि m है, m अगर आपके पास a डॉट b को डिवाइड कर रहा है एंड GCD ऑफ a एंड m अगर 1 हो जाए, इसका मतलब ये है कि m है वो b को ज़रूर डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो n और k दो नंबर हैं, d है वो इनका GCD है। तो अगर मैं एक स्टेप यहाँ पे और लिखता हूँ कि ऊपर नीचे मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर मैं d का डिवाइड कर दूँ तो ये आपके पास बन जाएगा n बाई डी, ये k बाई डी a माइनस बी। अब देखो, अब अगर मैंने इसको GCD हटा दिया दोनों में से, तो अब n बाई डी और k बाई डी का GCD कितना आएगा 1, क्योंकि जितने कॉमन फैक्टर थे वो तो d में एडजस्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से GCD ऑफ n बाई डी और k बाई डी है वो 1 आएगा, क्यों, d क्या होता है, मैक्सिमम जो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, तो जितने भी कॉमन फैक्टर हैं वो सारे हट गए, तो इसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा, तो इसका जो GCD है वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका GCD 1 है तो इसको डिवाइड करेगा, तो n डिवाइड्स a माइनस बी। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n बाई डी। तो ये चीज़ है, ठीक है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये बेसिक जो LCM GCD की डेफिनेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखी है, शायद ये 9th 10th क्लास से या 7th 8th क्लास में ये चीज़ें LCM GCD आ जाती है, तो उसी की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास अगर हम बात करें कि if a congruent to b mod n then a raised to power k congruent to b raised to power k mod n for all n belongs to नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपके पास हमेशा वैलिड है। चेक भी कर सकते हो कि
n डिवाइड्स a माइनस बी, ये हमें दे रखा है। तो n है वो k इंटू ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। k आपके पास कोई भी एक इंटीजर हो, ये हमेशा होगा। अब अगर मैं इन पर्टिकुलर k को मान लेता हूँ, सॉरी k की जगह कोई और नंबर ले लो, m ले लेते हैं। m को अगर मान लूँ a रेस टू पावर k माइनस 1, a रेस टू पावर k माइनस 2b, a रेस टू पावर k माइनस 3, b स्क्वायर प्लस डैश डैश b रेस टू पावर k माइनस 1। अगर ये k का मान यहाँ पे रखोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, m इंटू ए माइनस बी, यह आ गया a माइनस बी, a रेस टू पावर k माइनस 1, a रेस टू पावर k माइनस 2b, इस टाइप से b रेस टू पावर k माइनस 1। तो ये आपके पास बन गया a रेस टू पावर k, b रेस टू पावर k। क्यों ये a माइनस बी के हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा तो इसको भी करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n डिवाइड्स a रेस टू पावर k माइनस b रेस टू पावर k, विच इम्प्लाइज a रेस टू पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b रेस टू पावर k मोड n। ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैसे तो नॉर्मल हम गुणा भाग करते थे। चलो इसके बाद एक चीज़ और प्रूफ करते हैं। पाँच नंबर आपके पास है कि इफ़ a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n एंड c कॉन्ग्रुएंट टू d mod n, तो आपके पास ac कॉन्ग्रुएंट टू bd mod n हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, c कॉन्ग्रुएंट टू d mod n हो तो a इंटू सी है वो कॉन्ग्रुएंट टू b mod d होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, n है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है एंड n है वो c माइनस डी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इनके सभी मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करा है, इनको डिवाइड करा है, इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा, इनके स्केलर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो इसको हल करते हैं, तो ए सी माइनस बी डी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी डी। ये कर सकते हैं, हमने बी सी को ऐड कर दिया, बी सी को सेपरेट कर दिया। यहाँ से देखो, अगर सी कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी प्लस बी कॉमन ले लेते हैं सी माइनस डी। तो देखो एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, एन है वो सी माइनस डी को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो इसके हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। तो एन इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, सी माइनस डी को डिवाइड कर रहा है तो इसके भी एक स्केलर मल्टीपल को डिवाइड करेगा, तो इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो एन इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब एन डिवाइड ए सी माइनस बी डी। और अगर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मोड एन, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंसी की। अब हमने अभी तक क्या देखा है कि अगर आप दो कॉन्ग्रुएंसी में एडिशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपने उसकी पावर कर दी तब भी हटा नहीं सकते, पर पावर कर सकते हो। स्केलर को हटा नहीं सकते पर स्केलर से गुणा कर सकते हो, आप नंबर्स को ऐड कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ तक चीज़ें हमने देख ली। अब अगर हम इसको पूरा जनरलाइज कर दें और सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं उसको अगर एक ही स्टेटमेंट में डाल दें तो आपके पास क्या आएगा कि इफ़ जितने भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, फर्स्ट से लेके कितनी हो गई है 5th प्रॉपर्टी, इन सभी को एक मिला के एक बना देते हैं कि इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन देन P of A congruent to P of B mod n। अगर आपके पास A congruent to B mod n है तो P of A congruent to P of B mod n होगा, where Px equal to A0 plus A1x plus A2x square plus dash 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 An
x raised to power n and a0, a1, a2, an belongs to z। तो ये आपके पास px का मतलब है एक इंटीजर कोफिशिएंट के साथ एक पॉलिनोमियल। आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट है वो इंटीजर्स हैं। तो अभी तक हमने किया कि अब इसमें देख सकते हो कि स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। इसके बाद हम जो एलिमेंट था हमारे पास a, उसकी पावर भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन भी कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ये नेगेटिव का आ गया तो सेपरेशन भी हो जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टीज़ इस एक में ही आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी। अब अगर हम बात करें कि कॉन्ग्रुएंसी का हमारे यूज कहाँ पे आता है, अगर हम ये बात करें कि कॉन्ग्रुएंसी का यूज कहाँ पे आता है, तो देखो, या इससे पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी और लिख सकते हो कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n देन वी कैन से we get same remainder when a and b are divided by n। अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है तो अगर हम a और b को n से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर है वो सेम मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें, जैसे n का मान लिया आपने 7, तो ऐसे को दो नंबर लो जिनको a माइनस बी करने पे वो डिवाइड करते हो। तो जैसे मान लिया कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 24, कोई भी नंबर मान लो, बस a माइनस बी करने पे या b माइनस a करने पे आपस में डिवाइड करने चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 24 माइनस 10 7 है, वो इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 24 कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 7 होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो अगर आप 24 पे अगर 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 3, और अगर 10 पे भी डिवाइड करोगे तब भी आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। और क्यों होता है ये भी देख सकते हो। मान लिया आपने कि लेट अगर हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करें तो जैसे a आपके पास मान लिया n k प्लस r1 या n1 k1 प्लस r1, क्योंकि हम a पर n का डिवाइड करें तो इसका कोई एक इंटीजर मल्टीपल प्लस एक रिमाइंडर। जो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। तो या इसको n q1 कर देते हैं, क्यों, अगर आपने वही पढ़ा है तो q1 r1 b इक्वल टू n q2 प्लस r2, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो a माइनस बी आ जाएगा n q1 प्लस q2 प्लस r1 माइनस r2। अब जो n है वो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है, इस नंबर को डिवाइड करा है, इसका मतलब इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। अब r1 और r2 दोनों के दोनों ही n से छोटे हैं, तो r1 माइनस r2 भी n से छोटा ही आएगा, और n से छोटा आएगा और माइनस n से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से लेके, ये भी लिख सकते हो 0 लेस देन r1 r2 लेस देन n। तो 0 से लेके n के बीच में अगर आप नंबर लेते हो तो उनको अगर घटाओगे तो भी वो क्या आएंगे, माइनस n से n के बीच में कोई नंबर आएंगे, ना तो माइनस n हो पाएगा और ना ही प्लस का n हो पाएगा। तो n इसको तो डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसको डिवाइड करेगा, और इसको डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि माइनस n से n के बीच का नंबर है। इसका मतलब इसको एक ही केस में डिवाइड कर सकता है जब ये 0 हो, ठीक है। इसका मतलब n डिवाइड्स a माइनस बी, n डिवाइड्स n इंटू q1 प्लस q2 विच इम्प्लाइज n डिवाइड r1 माइनस r2। तो n डिवाइड r1 माइनस r2 is possible only if r1 माइनस r2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज r1 इक्वल टू r2। तो दो रिमाइंडर r1 r2 हमने माने थे और दोनों के आगे इक्वल आ गए। तो ये कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंसी की। तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का हम यूज कहाँ करते हैं। पढ़ लिया कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, हो गया।
पर जब तक हमें यही पता ना चले कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं या यूज़ किस टाइप से करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमारी ये किस काम का। तो देखो एक स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से कि कोई भी आपके पास अगर एक नंबर दे रखा है, लंबा चौड़ा नंबर आपको दे रखा है, तो वो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होता है अगर उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। आपके पास n कोई नंबर है तो वो 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा अगर उसके अंकों का योग है वो भी 3 से विभाजित हो। A number n is divisible by 3 if a sum of its digits is divisible by 3। अगर उसके डिजिट्स को मैं जोड़ दूं तो वो भी 3 से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है, और अगर उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल ना हो तो वो नंबर भी आपके पास डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे 1 2 3 4 5 ये एक नंबर है। अब इस पे या तो हमें चेक करना है कि 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, मतलब 3 इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा या तो भाग दे के देखो या इसके डिजिट्स को जोड़ लो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3 6 10 15 पे अगर 3 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है तो इस नंबर पे भी 3 का जो अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, करके देख सकते हो। तो ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है ये भी आप देख सकते हो, और वहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के आप बोल सकते हो कि एप्लीकेशन का क्या है। तो सबसे पहले a number n is divisible by 3 if and only if the sum of its digit divisible by 3। ठीक है, हम ये प्रूफ करें कि आपके पास कोई भी नंबर n है वो 3 से डिविजिबल होगा अगर उसके जो डिजिट्स का सम है वो भी 3 से डिविजिबल हो। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, छोटा सा प्रूफ है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। वी नो दैट, जो चीज़ें हम पहले जानते हैं पहले वो लिख लेते हैं कि 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 10 है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 होता है। क्यों? क्योंकि 3 है वो 10 - 1 9 को डिवाइड करता है। तो 10 को जहाँ भी 10 आएगा तो मैं उसको 1 mod 3 यूज़ करूँगा जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी। वैसे ये थोड़ा सा पहले ध्यान में रखना है कि बाद में बीच में कहीं ना लिखना पड़े। तो मान लिया कि लेट n = a0 a1, इस टाइप से लिखो कि an -1 an -2 a3 a2 a1 a0। ठीक है, तो ये आपके पास एक नंबर है जिसमें n + 1 डिजिट्स हैं। कैसा भी नंबर ले सकते हो आप, n डिजिट का लेना चाहते हो तो यहाँ पे n - 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और n - 1 तक आ रहा है। जैसे मान लो अभी हमने नंबर लिखा था 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे a0 का मान हो जाएगा 5, यूनिट प्लेस पे a0, आपके पास जो सेकंड प्लेस पे है a1 ये 4, a2 ये आपके पास 3, a1 a2, a3 का मान हो जाएगा 2 और a4 का मान हो जाएगा 1। तो इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपके पास एक नंबर हो गया। इसके बाद आपने फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में पहली दूसरी क्लास में एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी, प्लेस वैल्यू। तो हिंदी मीडियम क्या है तो स्थानीय मान पढ़ा होगा आपने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में। तो इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूँ a0 × 10⁻², यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a0 × 10⁻⁴ प्लस a1 × 10⁻1 प्लस a2 × 10⁻²
इसी टाइप से चलता आएगा an-1 इंटू 10⁻n-1 ये लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि 1 2 3 एक नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻1, 3 इंटू 10⁻0 ये लिख सकते हैं। ये यहाँ पे किया हमने, ठीक है। अब अगर हमें 3 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें मोड 3 में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो n इक्वल टू इस पूरे नंबर की मोड 3 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो an-1 10⁻n-1 मोड 3 यहीं लगा सकते हैं, क्यों हमने पढ़ा था कि मोड को हम अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कि मोड 3 प्लस ये डैश 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 a2 10 स्क्वायर मोड 3 प्लस a1 10⁻1 मोड 3 प्लस a0 10⁻0 मोड 3 यही आएगा। अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 10 है वो 1 मोड 3 होता है, दोनों तरफ पावर कर दें तो 10 की पावर कुछ भी करो, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n हो तो a के कॉन्ग्रुएंट टू b k मोड n होता है। तो a⁻n-1 क्या हो जाएगा 1n-1 मोड 3, तो ये क्या आ जाएगा an-1 1 की पावर तो 1 ही रहेगा, प्लस आगे का आएगा डिजिट वो an-2 डैश डैश डैश, यहाँ पे आ जाएगा a2 a1 a0 मोड 3 ये नंबर आ जाएगा n मोड 3 इक्वल टू दिस नंबर मोड 3। अब यहाँ से अगर हम इफ एंड ओनली इफ की बात करें, अब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू हमें मोड 3 में फाइंड करनी है, और मोड 3 में अगर कोई भी आपके पास a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n हो तो वो डिवाइड कब करता है, जब रिमाइंडर 0 आए, यही आपके पास है। जैसे अगर मैं 12 की बात करूं तो आपके पास 0 मोड 3 आता है, तो 12 को 3 डिवाइड भी करता है, तो इफ़ एंड ओनली इफ यही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ an-1 an-2 डैश 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 a2 a1 a0 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3 n कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3 इफ़ एंड ओनली n कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3 का मतलब क्या है कि 3 है वो n को डिवाइड करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ अगर 3 है वो इस नंबर को डिवाइड करे, और ये नंबर क्या है सम ऑफ डिजिट्स। तो यही आपके पास है कि अगर जैसे ये नंबर था 1 2 3, इसके डिजिट्स का सम आ रहा है 1 + 2 + 3 6, अगर 3 है वो 6 को डिवाइड करे तो इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास n है और ये हमारे पास ये सम ऑफ ऑल डिजिट्स है। तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी का यूज होता है, इस टाइप से आप करते थे। आई बात समझ में? आसान चीज़ है, किसी भी टाइप की अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप चैट के थ्रू या जो भी आपका माध्यम हो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू इस पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस आप मोड 9 के लिए भी कर सकते हो। कोई भी नंबर है वो 9 से डिविजिबल होता है इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, तो 3 की जगह आप 9 भी कर सकते हो। 9 में भी यही होता है कि अगर उसके अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। सेम प्रूफ रहेगा, सेम टू लाइन सेम चलना है, क्योंकि 10 है वो 1 मोड 9 भी होता है। तो जहाँ जहाँ भी 10 आएगा उसकी जगह 1 रख देंगे, तो ये सारे ये सेम ही चलेंगे, यहाँ तक सेम चलेगा, बस मोड 3 की जगह मोड 9 हो जाएगा, बाकी पूरा प्रूफ है वो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। अब एक और मज़ेदार चीज़ आपने पढ़ी होगी, ये तो जो रूल ऑफ 3 की हम बात करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी की जो बात करते हैं वो हो गया, और 9 की डिविजिबिलिटी की बात होगी। अगर मैं 11 से डिविजिबिलिटी की बात करूं, भी कोई भी नंबर है वो 11 से कब डिविजिबल होता है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर उसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम है, अगर उसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम है वो इक्वल हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ये भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी देखो, तो ये कॉन्ग्रुएंसी के बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है।
हाँ, अगर हम 11 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो a number n is divisible by 11 if and only if the sum of its alternate digits equal. A number n is divisible by 11 if and only if its the sum of its alternating digits are equal. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे 1 to 1 एक नंबर है, हमें चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो देख सकते हो अल्टरनेट का स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से शुरू करो, एक छोड़ के एक, फिर ये आपके पास इसका सम कितना आ गया 1 + 1 2, और ये और इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है तो 2, दोनों इक्वल हैं, इन दोनों का सम भी 2 और ये अकेला है तो ये भी 2, तो इस नंबर दोनों का अल्टरनेट डिजिट्स का सम इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि 11 इस नंबर को कन्फर्म डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करके देख सकते हो इसी टाइप से 1 3 3 1, तो अल्टरनेट डिजिट्स 1 and 3 और ये 3 and 1, सम इक्वल आ रहा है, तो इस पे भी आपके पास 11 है, उसका पूरा डिवाइड करेगा ये 11 को, रिमाइंडर में 0 आएगा। जैसे कोई भी नंबर लिख लो 1 2 3, आपको इक्वल करना है तो यहाँ पे 2 कर दो, इन दोनों का सम 4 और इनका सम भी 4, तो इस नंबर को भी 11 डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 लिख लिया, आपको सम इक्वल करना है तो ये आपके पास कितना हो गया 4 + 5 9, तो ये आपके पास हो गया ये 6 + 3 9, तो इस नंबर पे भी 11 है, वो पूरा इसको डिवाइड करेगा, चेक कर सकते हो डिवाइड करके। तो अगर अल्टरनेट डिजिट्स का सम अगर इक्वल हो तो वो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होता है। देखते हैं कि कैसा होता है, ये तो हमने एग्जांपल लिए हैं, प्रूफ कैसे करते हैं वो भी देखो। देखो वी नो दैट, सबसे पहले जो हम जानते हैं वो लिख लेते हैं कि 11 कॉन्ग्रेंट टू मोटा, क्या ये ठीक है? 11 कॉन्ग्रेंट टू, सॉरी ये 10 की बात करते हैं, 10 कॉन्ग्रेंट टू -1 mod 11, ठीक है। क्यों? क्योंकि 11 है वो 10 - -1, ये आपके पास हो गया 11 डिवाइड्स 11, 10 - -1, क्यों a माइनस भी होता है और b का मान यहाँ पे आ गया -1, तो 11 है वो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, मान लिया कि आपके पास दो नंबर है, लेट n = a n - 1 a n - 2 a2 a1 a0, वापिस इसको एक्सपेंड कर दो तो n mod 11 भी लगा देते हैं दोनों साइड, तो ये आपके पास आ गया a n - 1 10 to power n - 1 a n - 2 into 10 to power n - 2 plus dash a2 10 square a1 10 to power 1 a0 10 to power 0 mod 11। अलग अलग कर देते हैं, तो ये आपके पास n - 1, इस पर अगर हम mod 11 लगाएंगे तो -1 to power n - 1 प्लस a n - 2 -1 to power n - 2, इस टाइप से चलता रहेगा, -1 का स्क्वायर प्लस a1 -1 की पावर 1 a0 -1 की पावर 0 mod 11, ये चीज़ आ गई। अब इसमें देख सकते हो कि n है जो भी आपके पास है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये n है ये n- थोड़ा सा ये कन्फ्यूज मत होना, ये आपके पास डिजिट्स थे, ये आपका जो मेन नंबर था उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो, या इसको चेंज ही कर लेते हैं, k कर देते हैं यहाँ पे, कि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें।
ठीक है। अब देखो, अगर k आपके पास इवन नंबर होता है, k कोई भी इवन नंबर है तो ये ओड से स्टार्ट होगा, तो ये -1 है तो ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस टाइप से चलता रहेगा। अगर n ओड है तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ से स्टार्ट करो, a नोट क्या है, हमेशा पॉजिटिव का रहेगा, प्लस का रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार से चलता आएगा, ये चीज़ आएगी। तो इसमें n कॉन्ग्रेंट टू 0 mod 11 इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ये मैं अपनी तरफ से कोई भी जैसे एक जो भी आप इसमें लेना चाहो, तो ये आपके पास आ गया a0, a2, a4, इस टाइप से चलता रहेगा, माइनस a1, a3, a5, इस टाइप से चलता रहेगा। ये कॉन्ग्रेंट टू 0 mod 11 आए। तो 0 mod 11 कब आएगा, जब इस पे 11 का है वो पूरा डिवाइड जाए, और पूरा डिवाइड कब करेगा, जब ये भाग देने पे शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 0 कब आएगा, जब ये दोनों, इस पूरे का मान 0 और इस पूरे का मान 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली a0, a2, a4 माइनस a1, a3, a5 इक्वल टू 0। और ये इक्वल टू 0 कब होगा, ये इक्वल टू गुजरने लो, ये आगे, तो अल्टरनेट डिजिट्स आगे, अगर a0 इस साइड है तो a1 इधर चला गया, a2 इधर है तो a3 इधर चला गया, a4 इधर है तो a5 इधर चला गया। तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी का यूज है। जब हम डिविजिबिलिटी रूल जो आप पढ़ते हो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का, और सबसे जो मेन यूज इसका यहीं पे है। इसके बाद हम जब आगे पढ़ेंगे, जब हम जब ZN के यूनिट्स की बात करेंगे, या जब हम एक UN आगे ग्रुप पढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ ZN एक ग्रुप बनता है मल्टीप्लाई के लिए, उसकी जब बात करेंगे तब कॉन्ग्रुएंसी हमारे बहुत काम आएगी, ठीक है। या आगे पूरी ग्रुप थ्योरी में इसके बहुत सारे हम यूज करेंगे बहुत सारी जगह। तो डिविजिबिलिटी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी काम में लेनी है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स थी। हाँ, अब इस टाइप से भी आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे कोई भी आपको नंबर दे दिया और बोल दिया कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का एक काफ़ी अच्छा यूज है, और जैम में एक दो बार क्वेश्चन भी आए हैं यहाँ से, और जैम में क्यों, नेट में भी इसके क्वेश्चन बने हैं एक दो बार। जैसे फाइंड यूनिट डिजिट ओ 3⁻⁴ 41। 3⁻⁴ में यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है कि 3⁻41 में यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो जब भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना हो, जैसे मान लो कि ये नंबर है 123, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 3, तो कैसे आएगा, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, और जो भी आपके पास इसको सोल्व करने के बाद रिमाइंडर आएगा वही आपके पास यूनिट डिजिट होता है। हमेशा ये होता है, आप कोई भी एक नंबर है उसको आप 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो अगर हमें 3⁻⁴ का यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इसका मतलब है कि इस नंबर पर हमें 10 से डिवाइड करना है और उसके बाद हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। और जब भी हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, इसका मतलब हम ये फाइंड करना है कि 3⁻⁴ कॉन्ग्रुएंट टू x mod 10, और जहाँ पे x का मान है वो 10 से छोटा रहे और 0 या उससे बड़ा रहे, बस ये चीज़ फाइंड करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट हो जाओ। 3⁻⁴ कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 10, यही होगा, क्यों 10 है वो 3 - 3 को डिवाइड करता है। दोनों तरफ फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स स्केलर से। तो ये आ गया 3² कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 10, और 9 को मैं -1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं -1 भी लिख सकता हूँ। इसके बाद 3 एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा
7 मोड 10, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, और 27 को फिर से 10 से डिवाइड करके हमें तो रिमाइंडर लिखना है। इसके बाद 3⁴ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10। बस यहाँ पे रुक जाओ, क्यों कि हमारे पास अगर 1 आ गया तो अब कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा, दोनों तरफ पावर 10 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 3⁴ 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1⁻10 मोड 10। ये कितना आ जाएगा 3⁻40 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10। तो 3 की पावर 40 अगर करते हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3⁻41 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 10। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो 3⁻41 का जो यूनिट डिजिट होता है वो आपके पास 3 आएगा। और यहाँ से भी आप थोड़ा सा इस टाइप से आइडिया ले सकते थे कि 3² कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 10 आ गया, कि जो 9 है उसको -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 है वो 9 -1 10 हो गया, तो 10 को डिवाइड करता है। यहाँ से दोनों तरफ पावर है वो 20 कर दो, 3² 20 कॉन्ग्रुएंट टू -1⁻20 मोड 10। यहाँ से मिल गया 3⁻40 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10। ये चीज़ मिल गई, वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास है। ठीक है, इसके बाद में और भी कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो। जैसे मान लो कि एक नंबर दे दिया 127⁻2020 या 2021 करते हैं, क्योंकि आपका जैम का पेपर अब 2021 में ही होना है। तो इसका अगर यूनिट डिजिट फाइंड करना हो, तो अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो आपको बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यूनिट डिजिट पे फोकस करना है आपको। तो अगर इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो ये 7⁻2021 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, ये इस नंबर का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। ये नंबर कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, क्योंकि आप 127 को चेक करो और वैसा ही यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो सिर्फ इसका यूज करना है। 127 को आप 2021 बार गुणा करोगे तो हमेशा 7 को 7 से, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 7 से, फिर 7 से, फिर 7 से, बार बार यही करते जाओगे। तो हमें सिर्फ जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे करना है। तो इसका पूरे नंबर का जो यूनिट डिजिट है वही आपको पिक करना है। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो देखो 7⁻1 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 10। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये आ गया 49 9 मोड 10, या इसको लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 10। और -1 अगर आपके पास आ गया तो अब जो भी आएगा कितना आएगा 1010। तो दोनों तरफ पावर अगर 1010 करते हो तो ये आ गया कॉन्ग्रुएंट टू -1⁻1010 मोड 10। ये आपके पास आ गया 2020 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10। दोनों तरफ फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2021 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 10। ये आपके पास हल आ जाएगा इसका। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब इसी टाइप से अगर आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछ लें, यूनिट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों अगर आपसे पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो जैसे कोई भी आपके पास नंबर है, अब जैसे इस संख्या का ये जो भी आपके पास 127 एक नंबर है, इसके लास्ट 2 डिजिट अगर आपको बताने हो तो आप क्या करोगे, आप 100 से डिवाइड करोगे। अब अगर 100 से डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेंगे। तो जो भी ये नंबर्स हैं इन सब की वैल्यू हम अब मोड 100 में फाइंड करेंगे। अभी हम मोड 10 में फाइंड करे थे, अब हमारा काम हो जाएगा मोड 100 में। और मोड 100 में हम कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ पे हम क्या करे थे कि 1 या -1 आ जाए, तो वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि 1 या -1 आ जाए। तो -1 कब आएगा, अगर आपके पास 99 मोड 100 है तो इसको आप लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 100। और वहाँ पर अगर आप 01 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 01 मोड 100 आना चाहिए। ये नहीं है कि 1 मोड 100 आ जाए, 1 नहीं, आपको 01 चाहिएगा, 2 डिजिट चाहिएंगे आपको। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ये 1 मोड 10, तो ये यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे तो हमें 1 डिजिट चाहिए। अब अगर हम डबल डिजिट की बात करें, लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो हमारे पास 01 लाने पे हमारा फोकस रहेगा। अगर आपको 01 मिलता है तो आप उसको आगे प्रोसीड कर पाओगे।
उसकी पावर, जैसे अब इसकी पावर आपको जो भी करना हो 50, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 1 mod 100 इस टाइप का कोई नंबर है, उसकी पावर 50 कर रहे हो तो नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें डबल डिजिट की जब भी बात करेंगे तो लास्ट में आपको 0 1 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, कोई भी अगर आपको मिल जाए। तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। अब इससे आगे की जो चीज़ें आपके पास है, जैसे कुछ एक फंक्शन होते हैं हमारे पास, जैसे आइलर फाई फंक्शन, इसके बाद जैसे कोई भी एक नंबर है उसको कितने सिग्मा एन टो एन, मतलब उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, या उसमें कोई भी फैक्टोरियल एन है तो किसी प्राइम नंबर की कितनी मैक्सिमम पावर उसको डिवाइड करती है। इस टाइप के कुछ एक फंक्शन होते हैं, उनका जो डिस्कशन है हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।